आई एम वेटिंग कि कुछ और स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें तो मैं कंटिन्यू करूंगी लेक्चर। ओके मिस। मिस एक बात पूछनी थी। यस मिस ये जो मतलब वीट में ये सब होता है, तो जो बारबरी प्लांट्स होते हैं, ये जो बुशेस होती है वीट प्लांट के साथ, वो होती है? ये हाँ, बारबेरी प्लांट एक अलग प्लांट है बिल्कुल, और ये बुशेस की फॉर्म में ही होता है। तो अक्सर जगहों पे ये पाया जाता है जहाँ पे जिन एरियाज में अमूमन वीट ग्रो करती है, उन एरियाज में अमूमन बारबेरी प्लांट भी ग्रो करता है। तो जैसे झाड़ियाँ, जंगली झाड़ियाँ उगाती हैं, तो ये इस तरीके से उगाते हैं। और बाज़ दफ़ा लोग, ये खूबसूरत होती हैं, तो बाज़ दफ़ा लोग लगा भी लेते हैं इन्हें। और इनिशियली मैंने लेक्चर में बताया था कि बाज़ दफ़ा झाड़ियों को लोग, जिन्हें मालूमात नहीं होती स्पेशली लोगों को, तो वो फेंस बना लेते हैं किसी भी प्लांट से। एक फेंसिंग कर लेते हैं अपने एरियाज़ के अंदर या अपने फील्ड्स के लिए। तो अगर बारबेरी प्लांट सराउंडिंग में आपकी फील्ड के प्रेजेंट है, नॉट नेसेसरी के बिल्कुल करीब हो, अगर वो आपके एरिया में प्रेजेंट है, तो आपको पता है कि स्पोर्स जो है वो कितने लाइट वेट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो दे कैन ट्रेवल फार अवे। मतलब आपके रीजन में अगर कहीं पे भी बारबेरी प्लांट मौजूद है, सो इन्फेक्शन हो सकता है। सही, नॉट नेसेसरी कि ओके बिल्कुल मिस। आपकी फील्ड के एडजेसेंट ही प्रेजेंट हो। ओके मिस। अच्छा जी, हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। यहाँ पे देखें, सीजन वाइज बताया जा रहा है सब। सॉरी, सीजन वाइज है, क्रॉप वाइज, कि कौन सी स्पीशीज, सॉरी कौन से जो स्पोर्स हैं वो वीट पे बन रहे हैं, और कौन से बारबेरी के ऊपर, कौन सी स्टेजेस बारबेरी के ऊपर हो रहे हैं। तो वीट के ऊपर जो है वो एशियो स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, और यूरिडियो स्पोर्स बनते हैं। और ये यूरिडियो स्पोर्स हैं वो रिपीटेड इन्फेक्शन कॉज करते हैं वीट के ऊपर, यानी बार बार। कहीं पे टीलियो स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और फर्दर जो बेसिडियो स्पोर की जो स्टेज है वो बारबेरी के ऊपर प्रोड्यूस होती है, और स्पर्म और जो पिकनियों की स्टेज है वो भी बारबेरी के ऊपर प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे आप देखें सीजन वाइज, द लाइफ साइकिल ऑफ स्टेमरस, सीजनल लाइफ साइकिल। यहाँ स्टार्ट यहाँ से करें।
बल्कि नहीं यहाँ से समर में आप देखें आपने फीड लगाई तो रेड यूरिडियोस्पोर्स बने, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, रेड यूरिडियोस्पोर्स बने, उनकी रेडिश अपीयरेंस थी, आपने प्लांट को हार्वेस्ट कर लिया और कुछ फालतू जो भी आपका स्टेम्स थे जो आप हार्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, ऑब्वियसली हम सिर्फ फ्रूटिंग बॉडी हार्वेस्ट करते हैं और बाकी जो स्टेम है छोड़ दिया जाता है, अक्सर ये प्रैक्टिस की जाती है। हाउएवर दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, जो भी आपका लिटर है उसको ख़त्म करना ज़रूरी है ताकि इन्फेक्शन आगे ना फैले। तो इस ब्लैक ओवर विंटरिंग टीलियल स्टेज को जो है वो रहती है यहाँ पे फील्ड में पड़ी हुई, और पूरा फॉल सर्दियाँ गुजारने के बाद जो है ये जो स्पोर्स हैं ये फिर ट्रैवल करते हैं और स्प्रिंग में यहाँ पे ससेप्टेबल बारबेरी प्लांट के ऊपर इन्फेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे इन्फेक्शन होता है, इसके पत्तों के अंदर क्लस्टर्स बनते हैं, ठीक है, पिकनिया बनता है, उसके बाद एशिया बनता है, पिकनियोस्पोर्स से एशिया बनता है, एशियोस्पोर्स रिलीज होते हैं, ये एशियोस्पोर्स यहाँ आके फिर दोबारा इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनते हैं, यहाँ पे यूरिडियोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है, यूरिडियोस्पोर फिर टीलियो स्टेज में टीलिया में कन्वर्ट होते हैं। तो इस तरीके से समर के अंदर इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, फॉल एंड विंटर जो है वो ऐसे ही सर्वाइविंग स्टेज है, वो वैसे ही गुजर जाते हैं टीलिया, फिर स्प्रिंग में दोबारा इन्फेक्शन। तो जस्ट इट जस्ट कंटिन्यूज लाइक दिस। अच्छा, तो हम अब स्टार्ट करते हैं दोबारा अपना एक एक स्टेज को डिटेल में पढ़ना। टीलियोस्पोर जो है वो बने वो डिप्लॉइड थे, जैसे कि हमने देखा, क्योंकि टेलियोस्पोर्स के अंदर कैरियोगेमी हो जाती है, कैरियोगेमी बनती है होते हैं, इसके बाद कैरियोगेमी के बाद वो म्योसिस के थ्रू अगेन हैप्लॉइड हो जाते हैं और बेसिडियोस्पोर्स वजूद में आते हैं, ठीक है। इन द स्प्रिंग ईच टेलियोस्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस थिन वॉल कलरलेस हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स। यही बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड माइसीलिया विच कॉलोनाइज द लीफ टिश्यू, ठीक है। फ्रॉम दिस माइसीलिया पिकनिया, अच्छा ये यहाँ पे एक लाइन मिस होनी चाहिए कि दिस बेसिडियोस्पोर्स आर एक्चुअली ट्रैवल, जो कि यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ये बेसिडियोस्पोर्स ट्रैवल करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, वीड से निकल कर ट्रैवल करते हैं और बारबेरी के ऊपर पहुँचते हैं, ठीक है। सो ऑन बारबेरी प्लांट पिकनिया आर फॉर्म इनसाइड द लीफ बट विद द टॉप्स एक्सटेंडिंग थ्रू द सरफेस, यानी जो टॉप होता है पिकनिया का वो बाहर की तरफ उठा हुआ होता है, एक्सटेंडेड होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्लाइड के अंदर, ठीक है, इस तरीके से दिस इज एक्सटेंडेड आउटवर्ड्स, ठीक है। समझ आ रहा है लेक्चर? यस मिस। जी मिस। जी मिस। ओके, सही। सो यूजुअली ऑन द अपर सरफेस जो है वो पे प्रोड्यूस होता है पिकनिया, पिकनिया प्रोड्यूस रिसेप्टिव हाइफी एंड पिकनियोस्पोर्स। No further development will occur until the receptive hyphae in the pycnium is fertilized by pycniospore from a pycnium of a different mating type। देखिए mating type मतलब कि क्रोमोसोम जो है वो अलग तरीके के होने चाहिए दोनों के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाइफी, इसीलिए मैंने आपको अभी बताया था इमेज के अंदर। तो डिफरेंट मेटिंग टाइप होनी चाहिए पिकनिया की, यानी एक पिकनिया किसी पॉजिटिव हाइफी से बना हुआ हो, दूसरा पिकनिया किसी नेगेटिव हाइफी से बना हुआ हो, तो दोनों में से एक का हाइफी और दूसरे का स्पोर आपस में मेट करेगा, ठीक है। और इस स्टेज के बाद जो चीज़ बनेगी वो फर्टिलाइज्ड रिसेप्टिव हाइफी बनेगी, और इस फर्टिलाइज्ड रिसेप्टिव हाइफी के अंदर दो अलग अलग तरीके के न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसे हम कहते हैं कि जी रिसेप्टिव हाइफी बन गई है लेकिन वो डाइकैरियोटिक है, इसके अंदर दो अलग अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये जो डाइकैरियोटिक हाइफी है ये फर्दर जो है वो जर्मिनेट करेगी और बिल्कुल फैलती चली जाएगी सेल के अंदर, ठीक है। इसके जो माइसीलिया है, रिसेप्टिव हाइफी जो माइसीलिया है वो पूरे का पूरा सेल में फैल जाएगा। Pycniospores are produced in a sticky honeydew that is attractive to insects and helps ensure that successful cross fertilization occurs। अब ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती कैसे, इसीलिए होती है क्योंकि ये स्टिकी और हनी ड्यू जैसा मटेरियल ये प्रोड्यूस करता है पिकनिया, ठीक है। स्मेल इसकी अच्छी होती है और स्वीट होता है टेस्ट के अंदर, इसकी वजह से इंसेक्ट्स आते हैं इसके ऊपर, बैठ जाते हैं लीफ के ऊपर और फर्टिलाइजेशन हो जाती है, एक का स्पोर दूसरे के माइसीलिया तक पहुंच जाता है, ठीक है।
अब ये भी ध्यान में रखें, नॉट नेसेसरी कि एक काम एक ही लीफ के ऊपर हो रहा हो, ये दो अलग अलग लीव्स का भी हो सकता है कि किसी एक लीफ के ऊपर एक इंसेक्ट बैठा और दूसरे लीफ के ऊपर जाके जब दोबारा बैठा तो वहाँ पे मेटिंग हो गई, सही है, और दो डिफरेंट प्लांट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. So insects carry pycnospores from one pycnium to another as they forage across the leaves. ये मूव करते हैं in between the leaves during feeding. Splashing raindrops also disperse pycnospores, यानी जो बारिश के छींटे होते हैं उससे भी ये ट्रांसफर हो जाते हैं pycnospores, and thus helps in the cross fertilization. Fertilization of pycnia is very critical in the rust fungus life cycle because it gives rise to the dikaryotic mycelium. इसकी वजह से ही dikaryotic mycelia बनता है. अगर ये स्टेज नहीं होगी तो dikaryotic mycelia नहीं बनेगी. After the nucleus of the pycnospore joins of the receptive hyphae, this paired haploid nuclei divide in tandem in the mycelia throughout the remaining stages of the life. यानी ये जो है ये फर्दर डिवाइड करते रहते हैं पूरी लाइफ साइकिल के दौरान. न्यूक्लियस जो है जो हैप्लॉइड है खुद ही अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं. All stem rust infections of wheat or other grasses involve dikaryotic spores and dikaryotic mycelia. इसी की वजह से तमाम की तमाम कंप्लीट जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर dikaryotic स्पोर मिलते हैं आपको और dikaryotic ही mycelia बनता है just because of this fertilization. अच्छा, after some time period this dikaryotic mycelia grows through the barberry leaf. grows through मतलब अंदर अंदर ग्रो कर रहा है, ठीक है, in the tissues until a new structure, the acium, breaks through the lower surface. हत्ता कि एक एशियम बन जाए on the lower surface of leaf to release the dikaryotic ascospores. ठीक है, इस तरीके से. So ascospores ये तो सही है. Ascospores although produced on barberry plants can infect only wheat or other grasses of Puccinia gramineans. Ascospores differ from Uridinospores, which also infect wheat in their appearance, slightly warty rather than spiny, and in the way in which they are formed. यानी ये डिफरेंस बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये अलग है. अपीयरेंस में भी ये अलग होते हैं क्योंकि स्लाइटली वार्टी होते हैं, थोड़े से डिस्क शेप से होते हैं, ठीक है, स्पाइनी नहीं होते यूरिडियोस्पोर्स की तरह, ठीक है, इनके बनने का अंदाज भी अलग है. In the way they are formed in chains in an acium rather than in individual stalks in Eurydia. Eurydia के अंदर होता क्या है, यूरिडियल कप के अंदर हर कप के अंदर एक स्टॉक बनती है. इस तरीके से हर कप में जो है वो फिलामेंट प्रोड्यूस होते हैं, ये यूरिडिया है, और यहाँ पे जो है वो राउंड राउंड जो है वो ये यूरिडियोस्पोर्स वजूद में आते हैं, जबकि एशियोस्पोर्स ऐसे नहीं बनते. एशियोस्पोर्स जो है वो चेन्स की फॉर्मेशन में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, बेसल बॉडी से ये बनना शुरू करते हैं और इस तरीके से चेन बनती चली जाती है इनकी. सही है. जी मिस. लेक्चर समझ आ रहा है? जी मिस आ रहा है. ओके. यस मिस. On further wheat ascospores germinate, the germ tube penetrate into the plant. फिर ये ascospores जो है वो जाहिर सी बात है अब हम बैठे तो नहीं रहेंगे, हवा के साथ ये ट्रेवल करते हैं, बारबेरी प्लांट में से निकलते हैं, फैलते हैं, वीट के ऊपर जब पहुंचते हैं तो स्टोमेटा के थ्रू पेनिट्रेट कर जाते हैं अंदर. The germ tubes penetrate into the plant and the fungus grows as dikaryotic mycelia. इसी तरीके से ये जैसे ये हैं डाइकैरियोटिक तो डाइकैरियोटिक ही रहते हैं ये. Within 1 to 2 weeks, the mycelia in each infection produce a uridinium filled with brick red spiny dikaryotic uridinium spores that break through the leaf or stem epidermis. In heteroecious rust, the important spore stage is called repeating stage. ये यूरिडिया ने स्पोर की जो स्टेज है ये रिपीटिंग स्टेज है. क्यों? ये यूरिडिया जो है वो निकलते हैं
ये यूरिडिया यहाँ से निकला, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे यूरिडिया जो है वो टीलिया में कन्वर्ट हो जाएं, ये बाद में ब्रेक ऑफ भी हो जाते हैं, यहाँ से निकल गए, इनसे निकल गए और ब्रेक ऑफ हुए और दोबारा जो है वो किसी पत्ते के ऊपर या अपने बराबर वाले प्लांट के लीफ के ऊपर या अपने ही प्लांट की ही बॉडी की किसी और लीफ के ऊपर फॉल ऑफ हुए, फॉल ऑफ हुए फिर दोबारा जो है वो उन्होंने इन्फेक्शन कॉज किया, ठीक है। तो सम टाइम्स ये बात ध्यान में रखनी है कि बाज़ दफ़ा बारबेरी प्लांट नहीं मिलता वीट को अपने सराउंडिंग में, लेकिन इसके बावजूद इन्फेक्शन कंटिन्यू रहता है, इसका साइकिल पूरा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये क्या करता है साइकिल, ये वाला साइकिल तो पूरा नहीं होता, ठीक है, यानी एशिया वगैरह नहीं बनते हैं, लेकिन क्या होता है कि यूरिडियो स्पोर्स बनते हैं, जर्मिनेट करते हैं, बार बार यही साइकिल कंटिन्यू रहता है, ये कैरो यहाँ से आया, यहाँ से आया, दोबारा इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, और आखिरकार ये टीलिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्टेज के लिए बारबेरी की ज़रूरत नहीं यहाँ तक, ठीक है, टीलिया में कन्वर्ट हो जाते हैं और कन्वर्ट होने के बाद फिर ये प्लांट के ऊपर बस सर्वाइव कर जाते हैं, सारी सर्दी इस तरीके से गुजारते हैं और फिर जब दोबारा इन्फेक्शन की ज़रूरत पेश आती है तो ये कर जाते हैं इन्फेक्शन, सही है। So in heteroecious rust, this important spore stage is called repeating stage. What is heteroecious? What do you mean by heteroecious? वो इस फंगस जो जिसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत है। Got it? जी मिस। Yes, miss. This important spore stage is called repeating stage because uridinous spores are the only rust spores that can infect the host plant on which they are produced. यानी ये एक वो वाहिद स्पोर की टाइप है इस कहानी के अंदर जो बार बार जो है वो अपने होस्ट को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी स्पोर्स हैं उन्हें जो है वो एक बार जब स्पोर बन जाता है तो वो फिर उसे लाजमी तौर पे किसी और स्टेज में जाना पड़ता है या फिर किसी और होस्ट के ऊपर जाना पड़ता है, लेकिन सिर्फ यही स्पोर ऐसे हैं जो कि अपनी ही प्लांट को बार बार इन्फेक्ट कर सकते हैं। So under favorable environmental conditions, multiple repeated infections of the same wheat plant and neighboring wheat plants can result in explosive epidemics. This is why epidemic it becomes an epidemic. ये uncontrollable हो जाता है infection. So towards the end of the growing season, black overwintering teliospores are formed in tilia and the life cycle is completed. Because karyogamy and meiosis takes place in the teliospore, this spore stage is an important stage or important source of genetic recombination in addition to its role as a survival spore. क्योंकि यहाँ पे कैरियोगेमी होता है और मियोसिस होता है, इसलिए जो है ये एक तरीके का एवोल्यूशनरी स्टेज भी है जिसके अंदर जो है वो एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है जो डिफरेंट माइसीलिया का, और फ्यूजन की वजह से जो है वो इसका जेनेटिक मेकअप स्लाइटली चेंज होता है हर मरतबा। तो इस चेंजिंग की वजह से जो है वो फंगस जो है वो हर मरतबा ज़्यादा उसको कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो वो तमाम स्पीशीज जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है वो एक्चुअली एक तरीके की म्यूटेशन कर रही है अपने अंदर, सही। तो इसकी वजह से ऐसी स्पीशीज को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। डिजीज साइकिल विदाउट बारबेरी, अगर बारबेरी नहीं होगा तो क्या होगा? इन नॉर्थ अमेरिका स्टेम रस्ट एपिडेमिक्स कैन अकर इन टेम्परेट रीजन इवन इफ बारबेरी इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। In the absence of barberry, the first spores of Puccinia graminis to reach wheat plant in the spring are windborne मतलब हवा में ट्रेवल करने वाले यूरिडिनियो स्पोर्स प्रोड्यूस ऑन विंटर व्हीट क्रॉप्स टू द साउथ। कहने का मकसद ये यहाँ पे ये है कि एक रीजन में बनने वाले यूरिडिनियो स्पोर दूसरे रीजन में हवा के साथ पहुंच जाते हैं, ठीक है। अगर बारबेरी नहीं होगा अगर तो भी इन्फेक्शन होगा, जरूरी नहीं है कि इन्फेक्शन हमेशा जो है वो एशियो स्पोर्स से ही फैले, ठीक है। यूरिडियो स्पोर्स भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं अपनी विद इन द फील्ड एंड टू अदर फील्ड्स ऑल्सो। So the mild climate along the coast of the Gulf of Mexico allows Puccinia graminis to survive and spread in the fields of winter wheat. Prevailing southerly winds in the spring carry the uridinospores north into the central Great Plains, where they infect other winter wheat plants. यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा ये लंबा सफ़र करते हैं। वैसे तो मैक्सिको और यूएस बिल्कुल साथ साथ हैं, but still they can travel for many kilometers with the wind. Weather in the central Great Plains is usually too cold
टू परमिट स्टेम रस्ट इन्फेक्शन ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, विंटर में तो इन्फेक्शन यहाँ पे इतना नहीं फैलता, लेकिन स्प्रिंग में वीट बिगिंस टू ग्रो इन द नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन्स। इट मे बी इन्फेक्टेड बाय विंड बोर्न यूरिडिनियोस्पोर्स फ्रॉम आइदर द सेंट्रल और सर्दर्न ग्रेट प्लेन्स। इसी तरीके से हमारे यहाँ भी हो सकता है कि एक रीजन से स्पोर्स आए और दूसरे रीजन में जाके बस सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, और फिर जब हम वीट ग्रो करें तो वहाँ पे ये ग्रो करें। या अगर हमने एक जगह क्रॉप लगाई हुई है और दूसरी जगह वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, दूसरी जगह नहीं है और बारबेरी भी नहीं है, तब भी इन्फेक्शन फैल सकता है सिर्फ यूरिडियोस्पोर्स के थ्रू ही। यूरिडियोस्पोर्स हवा के साथ फैले और दूसरी फील्ड में भी इन्फेक्शन कर दिया। एपिडेमियोलॉजी यानी किस तरीके से फैल सकता है। स्टेम रस्ट इज फेवर्ड बाय हॉट डेज, about 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज फेवर्ड। मिड माइल्ड नाइट्स यानी बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं। एंड वेट लीव्स फ्रॉम रेन और ड्यू, these are the conditions required. Both ichthyospores and eudyneospores require free water for germination, as do the other spore stages. Infection occurs through stomata. अच्छा जी, ये स्लाइड्स में कुछ नहीं है रहने दें। डिजीज की मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। बारबेरी प्लांट को आप हटा दें, ठीक है, इजीएस्ट वे, सही है। अच्छा, ये इसकी और भी हैं इसकी मैनेजमेंट के मेथड्स। हम बहुत सारे जो हैं वो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं कि आप अगर फील्ड के अंदर कोई इन्फेक्टेड प्लांट है तो आप उसे ज़रूर जो है वो डिस्कार्ड करें। ठीक है, डेब्रिस को आप फील्ड में छोड़ ना दें कि जी खुद ही ज़मीन में जो है वो ऑर्गेनिकली मिक्स हो जाएगा। नहीं, आपको नहीं पता आपकी फील्ड में कितना इन्फेक्शन है, या पता भी है तो आप उसे छोड़े नहीं, इसके अच्छे से ख्याल करें, उसको डिस्कार्ड ऑफ करें। ठीक है, या तो बर्न कर दें या फिर आप दबा दें या केमिकली ट्रीट करें, हॉट वाटर ट्रीटमेंट से आप कर सकते हैं। और जो इन्फेक्टेड सीड्स हैं उनको डिस्कार्ड किया जाए, उनको दोबारा फील्ड में नहीं आने दिया जाए। इसके अलावा कल्चरल प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए कि जो ऐसे इंसेक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा फीड करते हों फ्लावर नेक्टर्स के ऊपर, उनकी जो परसेंटेज है वो कंट्रोल की जाए। ठीक है, और ताकि वो ज़्यादा जो है वो फर्टिलाइजेशन का सबब ना बने। फर्दर आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वो सेफ होने चाहिए। आप ऐसा नहीं हो कि इंजरी पे इंजरी अपने प्लांट्स को लगाते चले जाएं, आपकी हैंडलिंग सही नहीं होगी अगर, तो अगर आप ज़्यादा इंजरी करेंगे प्लांट्स को फील्ड में ट्रैवल करते हुए, घूमते हुए अपने पौधों को देखते हुए, तो क्या होगा कि आप इस इंजरी के थ्रू भी यूरिडियोस्पोर्स जो है वो एंटर कर सकते हैं इन द प्लांट। सही, ज़रूरी नहीं कि इस टोमेटो से करें फिर। तो हैंडलिंग एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट अलॉन्ग विद यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि हम जेनेटिकली जो है वो क्रॉप्स जो है वो हम मॉडिफाई करते हैं जेनेटिकली बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, और हम बनाते हैं रेजिस्टेंट क्रॉप्स। ठीक है, तो रेजिस्टेंट वैराइटीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो कल्चरल प्रैक्टिस के अंदर आ जाता है आपका रेजिस्टेंट वैराइटीज़ आ जाता है, आपकी हैंडलिंग आ जाती है। मिस, जी ये तो स्लाइड पे नहीं लिखा हुआ। हाँ जी, ये स्लाइड पे नहीं लिखा हुआ, ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर, तो फिर आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। ओके मिस। सही, वो मैं शायद पुट करना इसमें भूल गई हूँ, तो फिर मैं ऐसे ही आपको वर्बली बता रही हूँ, इसलिए सारी चीज़ें। ठीक है, ठीक है, तो कल्चरल प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, हैंडलिंग सही होनी चाहिए, आपके जो भी आप हैंडलिंग आपका मटेरियल है, इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे सैनिटाइजर्स होने चाहिए। फिर यूज़ ऑफ फंजीसाइड्स भी किया जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इसके अंदर हम सिस्टमिक फंजीसाइड यूज़ करते हैं। सिस्टमिक फंजीसाइड वो फंजीसाइड होते हैं जो कि हम वाटर में मिक्स करके सॉइल में फिर ऐड कर देते हैं, तो वो पूरे प्लांट के अंदर वो ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा हम स्प्रे भी कर सकते हैं, एरिया यानी फोलियर फंजीसाइड भी यूज़ किए जा सकते हैं, स्प्रे भी, लेकिन सिस्टमिक फंजीसाइड इज़ बेटर। और बस, ठीक है। यू अच्छा, डिस्कार्ड ऑफ द मटेरियल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जो भी आपका इन्फेक्शियस मटेरियल उसको अच्छे से डिस्कार्ड करें। और बारबेरी प्लांट अपने एरियाज के अंदर ऐसे एलिमिनेट करें जहाँ पे वीड ग्रो होती है। अच्छा जी, कुछ पूछना है तो पूछें, और आई बिलीव कि कुछ ना कुछ तो आपको पूछना ही चाहिए, ये टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी अलग है। मिस हम जब दोबारा पढ़ते हैं ना तब हम लोग को थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जी मिस। एक सवाल है या नहीं है? बस वो एक साइकिल है ना नहीं है, नीचे, एक साइकिल है बस नीचे, उससे पूछना है। समझ नहीं आ रहा मुझे। बस एक साइकिल है नीचे जो आपने वो उसके बाद पढ़ाई है, पूरी लाइफ साइकिल के बाद जो एक छोटी सी साइकिल है, हाँ, ये वाली, इसको दोबारा एक दफा बता दे, ये नहीं समझ आई।
ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि कौन सी स्टेजेस वीट पे होती है, कौन सी स्टेजेस बारबेरी पे होती है, तो ये आप इससे भी देख सकते हैं। ठीक है कि जी जनाब, जो बेसिडियो स्पोर्स हैं वो कहाँ बनते हैं? बारबेरी। हाँ जी, बेसिडियो स्पोर जो है वो बारबेरी पर नहीं बनते, वीट पे बनते हैं। ये जो स्टेज है एक्चुअली ये ज़रूरी नहीं है कि ये वीट के ऊपर ही हो, ये जो है स्टेज ओवर विंटरिंग में भी प्रोड्यूस हो सकती है, यानी जो है प्लांट बेशक अलाइव है या नहीं है, टीलिया अगर प्रेजेंट है इस टाइम के ऊपर, तो ये वहाँ पे ये सारी कहानी हो सकती है उस वक्त जब ओवर विंटरिंग हो रही होती है, यानी बस प्लांट अपने सर्वाइवल स्टेज में है, फिर बारबेरी के उससे ऊपर इन्फेक्शन होता है। और जो एशियो स्पोर्स हैं और जो पिकनियल स्पोर्स हैं, यानी जो पिकनियल स्टेज है जिसे हम स्पर्मोगोनिया भी कह रहे हैं, पिकनियल स्टेज, और ये एशियो स्पोर्स, ये स्टेजेस आपकी बारबेरी की स्टेजेस हैं मेनली। फर्दर जो आपका क्या कहते हैं, यूरिडियल स्टेज और बैक्टीरियल स्टेज, ये है आपकी कौन सी स्टेजेस? वीट की वीट स्टेजेस। की। ठीक है, समझ आ गई? सही मिस। जी जी मिस, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? चलिए जी, आप किसी को कुछ नहीं पूछना तो ठीक है, No, फिर आज की miss. क्लास, हाँ जी नो मिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंड करते हैं क्लास। और आई वाज थिंकिंग कि मैं अभी प्लांट प्रोटेक्शन का भी लेक्चर ले लेती, लेकिन फिर देन आई थॉट कि ये आज आप लोगों के लिए काफ़ी हैवी हो गया होगा लेक्चर। जी जी मिस, मिस। बहुत आइए, ज्यादा। तो ठीक है, सही है, अभी आप इसी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके मिस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस।